तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 26 जुलाई। ये वीडियो आपको मिलेगा 27 जुलाई मॉर्निंग 6 बजे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले और ये आज का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ मैं, पहले ये समझ लीजिए कि जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि चाहे आरएएस के चारों पेपर, मेंस की बात कर रही हूँ, करंट तो जैसे प्री तो जैसे करंट से रिलेटेड है ही, मेंस के चारों पेपर जो है उसमें आजकल क्या होता है कि ज्योग्राफी जो है उसको भी करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस टेक जो है उसको भी करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमी जो है वो तो करंट में से पूछेंगे ही पूछेंगे। और आजकल तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इस तरह से देते हैं जैसे कि गांधी जी की वर्तमान प्रासंगिकता को समझाइए, ठीक है। कोरोना काल में गांधीवादी नीतियों को अपनाते हुए उसके प्रसारण को रोकिए, है ना, रोकने के क्या उपाय किए जा सकते थे, इस तरह के क्वेश्चन आजकल। कि मतलब आपको हिस्ट्री का नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्लस आपको उससे करंट से कोरिलेट करते हुए भी आना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इसी तरह का है, अगर आपने न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ा हो। हाँ, सबसे पहले तो दोस्तों कि मैंने जो आंसर करंट अफेयर्स बंद किए हैं, तो कई लोगों के मेल भी आ रहे थे। भरत जी जो है उन्होंने भी मेल किया था, और भी कई लोगों ने मेल किया था। रिद्धि शर्मा, उन्होंने भी बोला था कि मैम प्लीज़ करंट अफेयर शुरू कर दीजिए, और कहा था कि मतलब बहुत सारी जगह करंट अफेयर्स मिलते हैं, लेकिन आप जो आधे घंटे में जिस तरह से एक्सप्लेन करती थी, उस तरह के करंट अफेयर्स हमें बहुत हेल्प करते थे आगे बढ़ने में। तो दोस्तों अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर शुरू कर दूंगी, बट आपको पता है कि अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और एक वीडियो के पीछे 3 घंटे की मेहनत तो होती ही होती है। तो दोस्तों 3 घंटे और 3 घंटे, और करंट अफेयर्स मैं आपको ऐसा वैसा नहीं देती थी। जितनी मेरी कोशिश होती थी, मैं 3 न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ती थी, और उसके बाद में 5 क्वेश्चन तैयार होते थे, तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी। और जिस मतलब इतना टाइम मुझे मिल ही नहीं पा रहा था, फिर मेरी सेल्फ स्टडी के लिए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों थोड़ी सी मतलब अच्छे दोस्तों की सलाह और प्लीज़, और उसके ऊपर फैमिली की मीन्स पापा की सलाह पर ही मैंने ये फैसला लिया है कि करंट अफेयर्स थोड़े से मतलब पोस्टपोन्ड ही करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे लगा करंट अफेयर्स के तो बहुत सारे चैनल, लाखों चैनल आपको मिल जाएंगे जिस पे मेरे से भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। और वैसे तो मैं कहूँ कि मैं तो ये वाला वीडियो भी बंद करने वाली थी, बट पापा ने बोला कि बेटा अगर तुमने बच्चों से वादा किया है तो वादा तोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि ठीक है मैं एक अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई ठीक है, मैं बच्चों के साथ अन्याय तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर मतलब हमेशा यही होता है कि ठीक है, अपन जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत अपन कर रहे हैं। अगर बच्चों को लगेगा कि ये पढ़ने लायक है अपनी चीज़ें, मतलब मेरा जो कंटेंट है वो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल है, तो आप ज़रूर पढ़ोगे। और मतलब आप सबके इतने सारे मैसेजेस थे, तो मुझे भी लगा कि एक वीडियो तो कम से कम चालू रखना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। बाकी करंट अफेयर्स तो अभी के लिए नहीं हो पाएगा, उसके लिए सॉरी। कुछ लोगों ने, वैसे मैं खुद करंट अफेयर्स अभी भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट लगता है प्रिपरेशन में, क्योंकि पिछले 3-4 साल की प्रिपरेशन में मैंने यही सीखा है कि करंट अफेयर से रेगुलर अपडेट रहना है। तो वैसे अगर मैं चाहती तो संडे को मैं मतलब एक वीक की करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देती, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, पर उसमें बहुत टाइम लग जाता है कि 2 घंटे का वीडियो तो मुझे बनाना ही बनाना पड़ता, फिर उसको अपलोडिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता, तो ये फिर से हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और फिर संडे को आप लोगों की विशेष डिमांड रहती है कि डेली मतलब मैसेज और इतने मेल आते हैं कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। तो जैसे कि मतलब उन चीज़ों की थोड़ी सी, एक संडे को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एक डिफरेंट वीडियो आए, तो मैं वो वाला वीडियो संडे को लाना चाहती हूँ, इसलिए संडे को भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए आप मैनेज कर लीजिए, सॉरी उसके लिए कि भाई एक वीडियो मैंने बंद किया, बट मतलब जॉब लगने के बाद में 2-2 वीडियो पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। आज बात कर रहे हैं सहकारिता की। अगर आपने न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारे जो केंद्रीय मिनिस्ट्री, मतलब ये तो मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था कि केंद्रीय मंत्रालय जो है बदले गए हैं, है ना। अब बिल्कुल उलट पुलट कर दिया गया है। पहले जिन लोगों के पास में अच्छे अच्छे मंत्रालय थे, देखो अब आप मुझे 2 चीज़ बताइए, हमारे आईटी मिनिस्टर कौन है एक तो, और एक हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है, ठीक है। ये मैं केंद्रीय पूछ रही हूँ, ना कि
अभी नाथी का भाड़ा वाले नहीं पूछ रही मैं, ये मैं केंद्रीय पूछ रही हूँ, मीन्स राजस्थान के नहीं पूछ रही हूँ मैं। स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आईटी मिनिस्टर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अभी चेंज हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, आईटी मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आप बिना गूगल पर सर्च किए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं भी देखती हूँ, जो सबसे पहले आंसर लिखेगा वो लगेगा कि ठीक है इन्होंने अपने से आंसर दिया है, कहीं गूगल पे सर्च नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों कई बार मंत्रालय ही पूछ लिए जाते हैं, तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों ये मंत्रालय चेंज किए गए, वो तो चलो ठीक है ना, वो तो सरकार का काम है, कर दिया। लेकिन एक नया मंत्रालय बनाया गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो क्या है, सहकारिता मंत्रालय, है ना। तो सहकारिता पहले से था ऑलरेडी, लेकिन केंद्र लेवल पे नहीं था। कई राज्यों ने अपने स्तर पे सहकारिता मंत्रालय बना रखा था, बट अब सहकारिता मंत्रालय केंद्रीय स्तर पे बनाया गया है। तो दोस्तों सहकारिता मंत्रालय तो बना दिया गया, लेकिन अब ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन हो गया कि सहकारिता मंत्रालय भी हम पढ़ेंगे, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी हम पढ़ेंगे, किसको प्रभार दिया गया ये भी हम पढ़ेंगे, और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में सहकारिता, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सहकारिता कहाँ लिखी गई है, क्या लिखी भी गई है या नहीं लिखी गई है। तो यही सारी चीज़ें कवर करवाने के लिए जिस दिन सहकारिता मंत्रालय बना था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस पर पक्का पक्का पढ़ाना है, क्योंकि यह मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक गट फीलिंग जो होती है 99% लग रहा है कि प्री और मेंस दोनों में इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जिन बच्चों का एईएन का इंटरव्यू है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नया मंत्रालय, तो वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा। कई एईएन वाले बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम हॉबी वाली सीरीज, मेरी हॉबी थी कुकिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट आपने वो सब मतलब बताया तो मुझे बहुत हेल्प मिली। एईएन के लिए भी मतलब वीडियोस बनाई है। तो ये जो मतलब मैं मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो इसी तरह के लेने की कोशिश कर रही हूँ जो करंट से रिलेटेड हो, है ना, या फिर संविधान का आधारभूत ढांचा। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे गए थे। आरएस का इंटरव्यू मैंने कितने सारे डिस्कस किए, उनमें भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ये हेल्पफुल लगे तो आप इनसे सहायता ले सकते हो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करंट से ही करेंगे। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है, सहकारिता के संवैधानिक प्रावधान बताते हुए वर्तमान में बनाए जाने वाले नए सहकारिता मंत्रालय का प्रावधान कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने मतलब आंसर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। हाल ही में देश में बनी सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। किस लिए किया गया है गठन सहकारिता मंत्रालय का? सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए। हालांकि कुछ राज्यों में इस तरह के विभाग मौजूद थे, परंतु केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई अलग मंत्रालय नहीं था। कुछ राज्यों में ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था। गुजरात का सहकारी मॉडल सफल होने के कारण गृह मंत्री अमित शाह को इस मंत्रालय की कमान सौंपी गई। इससे दो चीजें साफ होती है कि सहकारिता मंत्रालय सौंपा किसको गया है, जो पहली बार बना है वो सौंपा गया है दोस्तों अमित शाह को। और फिर बहुत सारी बातें मतलब इस पे भी अलग मतलब कितने सारे आर्टिकल थे कि अमित शाह को ही क्यों सौंपा गया। तो दोस्तों गुजरात का सहकारी मॉडल अपने इंडिया का सबसे बेस्ट मॉडल है, और इस मॉडल को कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब आगे बढ़ाने का काम अमित शाह जी ने किया था। तो इसलिए अमित शाह जी को श्रेय, आज भी उसका श्रेय दिया जाता है गुजरात में सहकारिता लाने का। इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह जी को ही इसकी कमान सौंपी गई थी, ठीक है। तो आप समझ गए आप, ठीक है। ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या है सहकारिता मंत्रालय, मतलब आखिर होता क्या है सहकारिता। तो दो शब्दों में ये देख लेते हैं। सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सह प्लस कारिता, है ना। मतलब सह मतलब साथ मिलकर, कारिता मतलब कार्य करना, ठीक है। अर्थात सामूहिक आर्थिक हितों के लिए लोगों का वह आंदोलन जो समूह बनाकर कार्य करता है, सहकारिता कहलाता है। मतलब कि सामूहिक आर्थिक हित प्राप्त करने के लिए, एक साथ आर्थिक हित प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया, और वह समूह उस समूह के सारे लोगों के हित बढ़ाने के लिए काम करता है, तो उसे सहकारिता करते हैं। गुजरात में दोस्तों जो डेयरी उद्योग है वो सहकारिता मंत्रालय के वजह से ही मतलब पला बढ़ा है। अमूल डेयरी का नाम आपने सुना होगा, वो सबसे सफल मॉडल है सहकारिता का, ठीक है। तो उसके जैसे ही दोस्तों हमारा भी सरस मॉडल काम कर रहा है राजस्थान का, लेकिन सरस उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना कि गुजरात वाला हुआ था, ठीक है। तो गुजरात का सबसे सफल मॉडल माना जाता है। इसमें कुछ किसानों ने, कुछ बड़े लोगों ने, वर्गीज कुरियन का नाम आपने सुना होगा, दुग्ध क्रांति के जो जनक हैं, उनकी सहायता से दोस्तों यह मॉडल लाया गया था, और सबसे सफल मॉडल। तो मतलब इसमें भी शुरू में लोगों का एक समूह बनाया गया, और उन्होंने इस तरह की स्कीम्स वगैरह मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डेवलप किया कि उनको जो दूध है लोगों को, कुछ लोगों को क्वालिटी अच्छी मिल सके और कुछ लोगों को उनके दूध का पैसा अच्छा मिल सके। दोनों ही चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो लोगों को दूध की क्वालिटी भी उपलब्ध करवाई गई, और जो गरीब किसान जो दूध बेचते हैं उनको उनके दूध के अच्छे पैसे भी
उपलब्ध करवाए गए। दोनों काम सहकारिता के माध्यम से किए गए। तो मतलब एक समूह बनाया गया जिसने उस समूह के आर्थिक हितों को पूरा करने का काम किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सहकारिता होती क्या है। बस इतने से शब्दों में समझाना काफ़ी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला ही पार्ट है, ये प्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि सहकारिता का आखिर संवैधानिक प्रावधान है क्या, है ना। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9B जोड़कर संविधान में पहली बार सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सहकारिता शब्द संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो संशोधन था 97वां संविधान संशोधन। उससे पहले मूल जो संविधान है उसमें हमारे सहकारिता नहीं था। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन किया गया और कब किया गया, 2011 में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 किया गया। इसमें दोस्तों जो नगर पालिका अपना है ना 9A में, नगर पालिका जो है उसी का अगला भाग बनाया गया 9B, और 9B जोड़कर इसमें जोड़ा गया सहकारिता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ से संविधान में सहकारिता शब्द शामिल कर लिया गया। पहले सहकारिता शब्द संविधान में नहीं था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो मौलिक अधिकार है हमारे भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी में 19(1)(c) में यूनियन और एसोसिएशन के बाद में सहकारिता शब्द जोड़ा गया और इसके द्वारा लोगों को सहकारी समितियां बनाना मौलिक अधिकार लोगों का बना दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों भाग 3 में क्या दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं कि हम आपको ये मौलिक अधिकार देते हैं और अगर इनका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो। मतलब किसी भी राज्य सरकार के पास में इतनी पावर नहीं है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो या फिर कोई भी सरकार हो, नेता हो, किसी के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर सके, उनको रोक सके। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसी दोस्तों भाग 3 में सहकारिता को रख दिया गया। मतलब सहकारिता भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का भाग बना दिया गया। और 3 में रखा कहाँ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19(1)(c) में, 19(1)(c) में रखा गया है। अब आप बताइएगा कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या किससे रिलेटेड है, आप ये बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये, तो मतलब ऑटोमेटिक आना ही चाहिए। तो 19(1)(c) में बोला गया, 19(1)(c) में दोस्तों यूनियन शब्द जोड़ा गया, एसोसिएशन शब्द जोड़ा गया और इसके साथ ही सहकारिता शब्द भी जोड़ा गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को सहकारी समिति बनाना, अगर कोई लोग सहकारी समिति बनाना चाहते हैं तो वह उनका मौलिक अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें मना नहीं कर सकती कि आप एक सामूहिक सोसाइटी नहीं बना सकते। अगर हम लोगों के हित के लिए मिलकर कुछ करना चाहते हैं तो यह हमारा फंडामेंटल राइट है। भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में हमें यह कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं संविधान। इसके साथ ही संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में भी नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया और 43B में सहकारी समितियों का प्रचार करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया। अब दोस्तों एक तरफ तो मौलिक अधिकार राज्यों को देना अनिवार्य है, मतलब मौलिक अधिकारों में जो लिख दिया गया उसे लागू करना राज्यों के लिए, केंद्र के लिए अनिवार्य है। दूसरा नीति निर्देशक तत्व है, मतलब भाग 4 में क्या है हमारे नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए मतलब लागू करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो यह लोक कल्याण के लिए जरूरी होते हैं। अगर लागू नहीं करती है तो जरूरी है कि उन्हें अगले चुनाव में वोट ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 43B में अनुच्छेद मतलब हमारे 39 से लेकर 39 से लेकर 51 तक DPSP है। ठीक है, तो 43 पहले से था, 43 में जोड़ा गया DPSP B और 43B के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सहकारी समितियों का प्रचार प्रसार करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों पर बाध्यकारी रूप से लागू नहीं हो सकते, जो तो यहाँ पे राज्यों का कर्तव्य बना दिया गया है कि राज्य लोगों को प्रमोट करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि आप सहकारी समितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ठीक है, तो ये सब कर दिया गया। तो अब आपको यही वाला पोर्शन इसका सबसे इम्पोर्टेंट था कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो एक तो संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था, एक संविधान का भाग 3 में कहाँ जोड़ा गया है और भाग 4 में कहाँ जोड़ा गया है। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। 100% प्री में क्वेश्चन आ सकता है और 100% मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको लिख के दिया है वैसे ही आएगा, किसी न किसी तरह से आएगा। कैसे आएगा, हमारे पास मैटर होना चाहिए ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको जोड़ तोड़ कर लिख सकें। ठीक है, अब नया सहकारिता मंत्रालय बनाने का महत्व क्या है। आज ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि नया सहकारिता मंत्रालय, दोस्तों बहुत सारी जगह सर्च किया लेकिन वही किताबी भाषा ही मिली थी, मुझे कोई स्पेशल ऐसे रीज़न नहीं मिला और इसके आंसर भी वैसे ही बनेगा। तो मैंने वही टॉपिक यहाँ पे करेक्ट मतलब लिए हैं।
देश में सहकारिता मंत्रालय बनाने से सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने हेतु अलग प्रशासनिक कानूनी नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। जब हमने सहकारिता मंत्रालय बना दिया तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यह सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेगा। जो अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा, और इसको मजबूत करने के लिए हमारे पास एक प्रशासनिक, एक कानूनी और एक नीतिगत ढांचा होगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, यह आम आदमी की भागीदारी से बनी सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। जो भी सहकारी समितियां आज तक आम आदमी बनाता आया है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उसके लिए स्पेशल कोई प्रावधान कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली वो जमीनी स्तर पर इस चीज़ को, आम आदमी की भागीदारी से बनी सहकारी समितियों को और ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, क्योंकि अब एक मंत्रालय होगा जो कोई भी हमारे जो प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर इस चीज़ को, सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई स्कीम बनानी होगी तो विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, तो ऑब्वियसली मजबूती तो इस क्षेत्र में आएगी। यह मंत्रालय सहकारी समितियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रियाओं को कारगर बनाने का भी काम करेगा। अब दोस्तों सहकारी समितियों में होता क्या था अब तक कि ठीक है सहकारी समिति तो बना ले, लेकिन जो फंड है उसकी प्रॉब्लम होती थी। लोग मिलकर कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, लाखों में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर सरकार उनको हेल्प करती है दोस्तों तो हो सकता है कोई वो अच्छी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी पहल करें। ठीक है, और किया भी है, जैसे कि अमूल बिजनेस, अमूल डेयरी का हम इसका बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ सरकार को मिलकर आगे बढ़ना होगा, और अब जब मंत्रालय बन गया है तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब सरकार सहकारिता को आगे बढ़ाने में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में योगदान करवाने में हमारे साथ खड़ी रहेगी। ठीक है। सहकारिता मंत्रालय के गठन से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी और सहकार से समृद्धि का स्वप्न करेगा। तो सहकारिता मंत्रालय की दोस्तों थीम ही यह है, सहकार से समृद्धि, मतलब सहयोग से ही समृद्धि मिलेगी। तो ऑब्वियसली ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में भी सहकारिता मंत्रालय बहुत सारे काम करता है। आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, इवन जो किसानों के ये जो कृषि यंत्र होते हैं उनके लिए भी कोऑपरेटिव शॉप्स होती है, जिसमें किसान एक जगह मिलकर वो, मतलब वो जो, और कुछ योगदान सरकार देती है, और जो कृषि के यंत्र है वो खरीद कर रख देते हैं। जिसको जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो उनको इशू करवा कर ले जाता है, चीज़ यूज़ में लेता है और वापस ला के रख देता है ना। तो इस तरह से काम बहुत अच्छा हो जाता है, और जो किसान अकेले समर्थ नहीं है इतने बड़े बड़े कोई यंत्र लाने में, उनका भी सहयोग हो जाता है। तो इस सपने को दोस्तों अब और भी मजबूती दी जाएगी, क्योंकि सरकार भी अब एक मजबूत, एक स्तंभ की तरह हमारे साथ में अब खड़ी रहेगी। सहकारिता मंत्रालय देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और उनसे संबंधित व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि सहकारिता को आगे बढ़ाने से दोस्तों कई सारे व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे, है ना। ग्रामीण किसान जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में सपोर्ट मिलेगा। तो ये थे दोस्तों इसके एम की, वही क्यों बनाया गया है, फिर इसका जो प्रशासनिक संवैधानिक प्रावधान है कहाँ रखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इस 15 मिनट के वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। 100 शब्दों का आंसर मैंने लिखा है, तो 100 शब्दों में जब लिख दिया तो मतलब आपके 50 वर्ड्स वाले भी कवर हो गए, आपके 20 वर्ड्स वाले भी कवर हो गए। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इस बारे में जो जितना भी जो संशय होंगे वो सारे अभी निपट गए होंगे। तो मेरी तरफ से मैंने बेस्ट करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।